नमस्कार दोस्तों। और आप सभी मेरे प्यारे, सुंदर और सच्चे दोस्तों का दिल से स्वागत है। आप आज कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और शानदार महसूस कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गहराई से उतरने वाले हैं, पूर्वोत्तर भारत के जिला परिषदों, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में सुना है? क्या ये राज्य सरकार की तरह ही होते हैं, या फिर ये कुछ ज्यादा बड़े या शायद ज्यादा ताकतवर होते हैं? आइए हम सभी पहलुओं का मिलकर विश्लेषण करें। हम जानेंगे कि ये कहाँ हैं, ये कौन हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इन्हें कौन चलाता है, ये कैसे काम करते हैं और इनका असली उद्देश्य क्या है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पूर्वोत्तर भारत में जिला परिषदें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, विशेष स्वायत्त प्रशासनिक निकाय हैं, जिन्हें भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा और शासन के लिए बनाया गया है। इन परिषदों को विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, विशेष रूप से भूमि, वन, जनजातीय रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़े मामलों में। जिला परिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की विशिष्ट पहचान, रीति रिवाज और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs का प्रावधान किया गया। यह विचार 1947 में गठित बोर्दोलोई समिति, बोर्दोलोई कमेटी की सिफारिशों से आया था और स्वतंत्रता के बाद 1950 में लागू किया गया। पूर्वोत्तर भारत में जिला परिषदें कहां-कहां हैं? वर्ष 2025 तक 3 पूर्वोत्तर राज्यों में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कुल 10 स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कार्यरत हैं। आइए शुरुआत करते हैं असम से। जब हम पूर्वोत्तर भारत की स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs की बात करते हैं, तो असम उन पहले राज्यों में से एक है जहां इस विशेष स्वशासन प्रणाली को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लागू किया गया था। इन परिषदों को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि वे आदिवासी समुदायों की पहचान, भूमि, परंपराओं और प्रशासनिक ढांचे की रक्षा कर सकें और उन्हें स्थानीय कानून निर्माण, प्रशासन और विकास पर नियंत्रण दे सकें। इन्हीं परिषदों में से एक है नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, जिसे अब आधिकारिक रूप से डिमा हासाओ स्वायत्त जिला परिषद, DHC ADC के नाम से जाना जाता है। यह परिषद 29 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी और यह असम की सबसे प्राचीन व प्रमुख ADCs में से एक मानी जाती है। 1. नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, डिमा हासाओ ADC। असम गठन तिथि 29 अप्रैल 1952। मुख्यालय हाफलांग। कुल क्षेत्रफल अप्रॉक्सीमेटली 4888 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति व भू आकृति डिमा हासाओ जिला असम के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसे इसकी बीहड़ पहाड़ी भूमि, घने जंगलों और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र औसतन 966 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं पर स्थित है हाफलांग, जो कि असम का एकमात्र पहाड़ी स्थल, हिल स्टेशन है। यह जिला भौगोलिक रूप से दुर्गम है लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और यहां मुख्यतः आदिवासी समुदायों की बसावट है। इस क्षेत्र की पहचान नदियों, घाटियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होती है। यह जिला 4 प्रमुख तालुकों में प्रशासनिक रूप से विभाजित है। हाफलांग, मैबोंग, उमरांगसो महुर। यह पहाड़ी और वनाच्छादित भूभाग यहां की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वितरण और आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को गहराई से प्रभावित करता है। जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी 2011 जनगणना। कुल जनसंख्या 14,102। राष्ट्रीय जनसंख्या रैंक 5 और 88वां। ग्रामीण जनसंख्या 70.8%। शहरी जनसंख्या 29.2%। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 932 महिलाएं। साक्षरता दर 78.0%। कुल शहरी पुरुष साक्षरता 95%। ग्रामीण महिला साक्षरता 70.9%। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है और जनसंख्या पहाड़ी गांवों में फैली हुई है। यहां लिंग अनुपात असंतुलित है, लेकिन अन्य आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर बेहतर है। जनजातीय संरचना एवं धर्म डिमा हासाओ एक अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है, जिसमें लगभग 70.9% जनसंख्या मूल आदिवासी समुदायों से संबंधित है, जैसे डिमासा,
मुख्य व मूल निवासी जनजाति हमार जेमे नागा, कार्बी, कुकी, रांगखोल, ब्याते, खासी आदि इन जनजातियों की अपनी भाषाएं, परंपराएं और ग्राम प्रशासनिक प्रणालियां हैं। इनकी संस्कृति का गहरा संबंध भूमि, वन और पूर्वजों की परंपराओं से है। धार्मिक विभाजन हिंदू -67%, ईसाई -29.6%, अन्य में मुस्लिम, बौद्ध और पारंपरिक आदिवासी आस्था वाले लोग शामिल हैं। बोली जाने वाली भाषाएं। यह जिला भाषाई रूप से विविध है, जहां कई आदिवासी भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं साथ साथ बोली जाती हैं। प्रमुख भाषाएं हैं डिमासा -35.7%, प्रमुख जनजाति की भाषा बंगाली -1.8%, जेमे -9.7%, हमार -7.7%, नेपाली -6.4%, अन्य कार्बी, असमिया, हिंदी, कुकी, ब्याते बहुभाषिकता यहां आम है और कई आदिवासी लोग असमिया या हिंदी भी समझते और बोलते हैं। स्वायत्तता और डिमा हासाओ परिषद। डिमा हासाओ स्वायत्त जिला परिषद को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित किया गया था, जो इसे आदिवासी पहचान और पारंपरिक प्रशासन की रक्षा के लिए संवैधानिक स्वशासन अधिकार प्रदान करता है। प्रमुख अधिकार और उत्तरदायित्व। परंपरागत भूमि और वन अधिकार। परिषद सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि की रक्षा करती है, जमीन के बाहरी लोगों को हस्तांतरण को रोकती है और झूम खेती, गांव के जंगल और पवित्र स्थलों को संरक्षित करती है। ग्राम प्रशासन और पारंपरिक शासन। परिषद ग्राम परिषदों, मुखियाओं और गोत्र प्रमुखों की पारंपरिक प्रणाली को राज्य सरकार की व्यवस्था के साथ जोड़ती है। कानून व्यवस्था में सहयोग। पुलिस का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है, परंतु परिषद स्थानीय विवाद समाधान, अपराध रोकथाम और आदिवासी कानूनों के पालन में सहयोग करती है। विधायी अधिकार। एडीसी को भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, जल संसाधन और सांस्कृतिक प्रथाओं पर कानून बनाने का अधिकार है, परंतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। शिक्षा और सांस्कृतिक संवर्धन। परिषद जनजातीय स्कूलों का संचालन, मातृभाषा आधारित शिक्षा, लोक नृत्य, भाषा, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और जनजातीय संग्रहालयों को प्रोत्साहन देती है। आवश्यक ढांचा और स्थानीय अर्थव्यवस्था। यह क्षेत्रीय विकास, कृषि सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लिए लघु उद्योगों की निगरानी करती है। प्रशासनिक संरचना। डिमा हासाओ परिषद एक लघु राज्य सरकार के समान कार्य करती है, जिसमें निम्नलिखित संरचना है। कुल 30 सदस्य, 28 निर्वाचित क्षेत्रीय क्षेत्रों से 2 नामांकित राज्यपाल द्वारा मुख्य कार्यकारी सदस्य सीईएम परिषद का नेतृत्व करता है। परिषद के अंतर्गत प्रमुख विभाग हैं शिक्षा, कृषि, वन और पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण, सड़क एवं आवास, सामाजिक कल्याण आदि। परिषद नियमित सत्रों के माध्यम से प्रस्ताव पारित करती है और विकास कार्यों की समीक्षा करती है। डीएचसी एडीसी का महत्व। डिमा हासाओ एडीसी केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं है, बल्कि यह आदिवासी परंपरा और लोकतांत्रिक शासन का जीवंत उदाहरण है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिवासी अधिकारों और पहचान की रक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विकास का कार्यान्वयन, दूरस्थ पहाड़ी समुदायों को सशक्त बनाना, भूमि और संसाधनों के दोहन को रोकना। यह परिषद आदिवासी संस्थाओं को आधुनिक शासन प्रणाली में ढालती है, जिससे विकास कार्य संस्कृति को क्षति पहुंचाए बिना संपन्न हो सकें और अतीत व भविष्य दोनों का सम्मान बना रहे। यह पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय स्वायत्तता के पहले सफल प्रयोगों में से एक है, एक ऐसा मॉडल जो आज भी प्रासंगिक है और लगातार विकसित हो रहा है। कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद असम, स्थापना 1952, बाद में पुनः संरचित का हिंदी अनुवाद। भौगोलिक स्थिति। कर्बी आंगलोंग मध्य असम का सबसे बड़ा आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र है, जो लगभग 10,434 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 25 डिग्री 33 से 26 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 10 से 93 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व और उत्तर गोलाघाट जिला पश्चिम, मेघालय और मोरीगांव जिले दक्षिण, नगांव, दीमा हसाओ जिले और नागालैंड। यह क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 600 से 1400 मीटर के बीच है। इसके बीच बीच में समतल नदी घाटियां हैं, जिनमें प्रमुख नदियां हैं धनसिरी, कोपिली, जमुना और नाम्बोर। कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा वनाच्छादित है, जहां विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, पेंगोलिन, गिब्बन,
यह क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों और हाथी संरक्षण क्षेत्रों से समृद्ध है, जो पारिस्थितिक संरक्षण और पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं। जनसंख्या और जनसांख्यिकी 2011 की जनगणना। कुल जनसंख्या 956,313, पश्चिम कर्बी आंगलोंग सहित। जनसंख्या घनत्व लगभग 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ग्रामीण जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 843,347 शहरी जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 112,966 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 538,738 टिल्ड 56%। प्रमुख जनजातियां कर्बी मुख्य जनजाति, बोडो कुकी तिवा हमार, गारो खासी आदि। साक्षरता दर कुल टिल्डे 73.5% शहरी, टिल्डे 77.1% ग्रामीण, टिल्डे 55.7% सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं। कर्बी यूथ फेस्टिवल जो प्रतिवर्ष डिफू में आयोजित होता है, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। यह 2.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और प्रतिदिन 150,000 से अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है। मुख्य आकर्षण है पारंपरिक कर्बी संगीत और नृत्य, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, जनजातीय खेल और व्यंजन, प्राकृतिक संसाधन और अर्थव्यवस्था। यह जिला निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है: चाय बागान, चूना पत्थर, चाइना क्ले, सफेद मिट्टी, फेल्ड्सपार कोयले के भंडार, घाटियों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और रबर बागान पाए जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी झूम खेती, स्थानांतरणीय कृषि की जाती है। संपर्क और अवसंरचना NH36 और NH39 के माध्यम से सड़क संपर्क। निकटतम हवाई अड्डे दीमापुर अप्रॉक्सीमेटली 61 किलोमीटर और गुवाहाटी अप्रॉक्सीमेटली 259 किलोमीटर। रेल संपर्क सीमित है और केवल कुछ ही स्थानों तक पहुंचता है। जलवायु यह क्षेत्र मौसमी वर्षा पर निर्भर है और प्रतिवर्ष लगभग 2400 मिमी वर्षा प्राप्त करता है। KAC के अंतर्गत स्वशासन और अधिकार। कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAC की स्थापना भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत की गई थी। यह एक संवैधानिक रूप से सशक्त स्वायत्त निकाय है जिसे जनजातीय हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं। KAC की प्रमुख जिम्मेदारियां: आदिवासी आवास की सुरक्षा, भूमि और वन अधिकारों की रक्षा, परंपरागत कानून, भूमि अधिकार और उत्तराधिकार जैसी परंपराओं को संरक्षित करना, ग्राम परिषदें, जनजातीय गांवों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, संसाधन प्रबंधन, वन, जल, कृषि और ग्रामीण विकास का संचालन, संस्कृति विभाग, भाषाओं, त्योहारों और विरासत का संरक्षण। KAC एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो निम्नलिखित विभागों को संभालता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क एवं परिवहन, सामाजिक कल्याण। यह परिषद असम में शासन का एक मॉडल है जो जनजातीय स्वायत्तता और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखती है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC असम बोडो शांति समझौता 2003 के तहत स्थापित स्थान और अधिकार क्षेत्र। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC एक स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है जो असम के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR के शासन के लिए गठित किया गया था। यह क्षेत्र 4 जिलों में विभाजित है: कोकराझार काउंसिल मुख्यालय, बक्सा, चिरांग, उदलगुरी। इन जिलों को बोडो समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सांस्कृतिक पहचान व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर स्वशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। मुख्यालय कोकराझार। भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,970 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार करीब 31.5 लाख 3.15 मिलियन। बोडो जनजाति कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा है। शेष जनसंख्या में विविध समुदाय शामिल हैं, जैसे कि आदिवासी समुदाय, संताल, उरांव, मुंडा आदि, कोच राजबोंगशी, राभा, बंगाली मुस्लिम और असमिया हिंदू, जिससे यह क्षेत्र बहुजातीय और सांस्कृतिक रूप से विविध बनता है। बोली जाने वाली भाषाएं: बोडो आधिकारिक और व्यापक रूप से बोली जाने वाली, असमिया, बंगाली, संताली। साक्षरता दर लगभग 68%, जो एक विकसित होती लेकिन अभी भी उभरती हुई शिक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म बोडो और अन्य समुदायों के बीच प्रचलित। बथौ धर्म बोडो समुदाय का एक स्वदेशी धर्म जिसमें सिजू पौधे की पूजा की जाती है। ईसाई धर्म मुख्यतः बोडो और आदिवासी समूहों में प्रचलित। शासन प्रणाली और स्वायत्तता। BTC भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कार्य करता है। इसे 40 से अधिक विषयों पर विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं।
जैसे कि भूमि और भूराजस्व, भूमि आवंटन सहित कृषि और सिंचाई, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषा नीति, ग्रामीण अवसंरचना विकास, उद्योग और आर्थिक योजना, वन प्रबंधन, सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रम। यह परिषद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होती है और एक मिनी सरकार के रूप में कार्य करती है, जिसके पास है मुख्य कार्यकारी सदस्य सीईएम, कार्यकारी समिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चुनौतियां। बीटीसी की स्थापना बोडो संगठनों द्वारा दशकों तक चले सशस्त्र और राजनीतिक संघर्ष के बाद हुई, जो एक अलग राज्य या अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। बोडो लिबरेशन टाइगर्स बीएलटी ने 2003 के बोडो शांति समझौते के तहत हथियार डाल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप बीटीसी की स्थापना हुई। तब से बीटीसी ने स्थायित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में योगदान दिया है, लेकिन अब भी कुछ प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। लगातार बने रहने वाले जातीय तनाव, कुछ बोडो गुटों द्वारा पूर्ण राज्य की मांग, अवसंरचना और विकास में असमानता, जनजातीय स्वायत्तता और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना। आज का बीटीसी स्वशासन का एक मॉडल बीटीसी भारत के संघीय ढांचे में जातीय स्वशासन का एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि यह सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहा है, फिर भी यह समावेशी विकास, स्थानीय सशक्तिकरण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रयासरत है। नेतृत्व मुख्य कार्यकारी सदस्य सीईएम परिषद का सर्वोच्च नेता होता है, जो न केवल परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बल्कि प्रशासनिक और कार्यकारी निर्णयों का अंतिम जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्यकारी सदस्य को सहयोग मिलता है एक कार्यकारी समिति से, जो निर्वाचित बीटीसी सदस्यों से मिलकर बनती है। यह समिति परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को लागू करने, योजनाओं के संचालन और विकास कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद जीएचडीसी मेघालय 1952 में गठित, लगभग 1973 से कार्यात्मक। स्थान और अधिकार क्षेत्र। गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद जीएचडीसी मेघालय की 3 स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है, जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कार्य करती है। यह पूरे गारो हिल्स क्षेत्र का शासन करती है, जिसमें पश्चिमी मेघालय के 5 जिले शामिल हैं: ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स। क्षेत्रफल लगभग 10,102 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 जनगणना अनुसार करीब 13.94 लाख, 1,394,362। मुख्यालय टूरा, जो वेस्ट गारो हिल्स जिले में स्थित है, परिषद का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है। भौगोलिक परिदृश्य और जनसांख्यिकी। गारो हिल्स क्षेत्र मुख्यतः पर्वतीय है, जिसमें गहरी घाटियां, नदियां और घने वन पाए जाते हैं। यहां का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें भारी वर्षा और जैव विविधता भरपूर है। यह क्षेत्र गारो जनजाति, जिसे अचिक भी कहा जाता है, की पारंपरिक मातृभूमि है, जो मेघालय की एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है। मुख्य सांस्कृतिक विशेषताएं: मातृसत्तात्मक समाज, संपत्ति और कुल की पहचान मां की ओर से आगे बढ़ती है। नोकमा प्रणाली। प्रत्येक गांव का नेतृत्व नोकमा करता है, जो पारंपरिक ग्राम प्रमुख होता है और भूमि प्रबंधन तथा सामुदायिक निर्णयों का उत्तरदायी होता है। भाषा। गारो भाषा अचिक व्यापक रूप से बोली जाती है। गारो संस्कृति में पारंपरिक नृत्य, संगीत और विशिष्ट अनुष्ठान शामिल हैं। जीएचडीसी की भूमिका और कार्य। जीएचडीसी गारो पहचान और स्वायत्तता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में: गारो परंपरागत कानूनों और ग्राम संस्थाओं का संरक्षण, सामुदायिक भूमि अधिकारों और उत्तराधिकार प्रणाली की रक्षा, वनों और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, न्यायिक कार्य, जिसमें सामाजिक और अंतर्ग्राम विवादों का समाधान शामिल है परंपरागत कानूनों के अनुसार। स्थानीय बाजारों, लाइसेंस, नगर समितियों और सांस्कृतिक गतिविधियों का नियंत्रण परिषद को 6ठी अनुसूची के तहत विधायी अधिकार भी प्राप्त हैं। हालांकि वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां इसकी पूर्ण स्वायत्तता को सीमित करती हैं। शासन संरचना। जीएचडीसी में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जो परिषद की सामान्य सभा बनाते हैं। परिषद की अपनी कार्यकारी समिति होती है, जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी सदस्य सीईएम करता है। यह एक स्थानीय जनजातीय सरकार के समान कार्य करता है। वर्तमान नेतृत्व 2025 तक। सूचना अद्यतन करें यदि आवश्यक हो।
जीएचडीसी को जिन चुनौतियों का सामना है, वित्तीय संकट और केंद्र राज्य सरकार से फंड में देरी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप, पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए शासन का आधुनिकीकरण, विकास बनाम जनजातीय भूमि अधिकार के बीच संतुलन की चुनौती, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार की सीमित उपलब्धता महत्व। इन चुनौतियों के बावजूद जीएचडीसी गारो समुदाय के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला एक अत्यंत आवश्यक संस्थान है। यह भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर जनजातीय आत्मशासन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो पारंपरिक विरासत और आधुनिक प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC मेघालय 1952 में गठित, लगभग 1973 से संचालनात्मक संरचना लागू। भौगोलिक स्थिति: खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC मेघालय की 3 स्वायत्त परिषदों में से एक है, जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कार्य करती है। यह राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों का प्रशासन करती है, जो निम्नलिखित जिलों को शामिल करता है: ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स। KHADC का क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी सीमाएं इनसे मिलती हैं। उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में री-भोई जिला, दक्षिण में बांग्लादेश मुख्यालय शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है, KHADC का मुख्यालय भी है। शिलोंग न केवल एक प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यह खासी लोगों का सांस्कृतिक हृदय भी है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के कारण इसे अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल लगभग 10,443 वर्ग किलोमीटर, जिसमें KHADC के अधीन आने वाले तीनों जिलों का सम्मिलित क्षेत्र शामिल है। जनसंख्या: 2011 की जनगणना अनुसार लगभग 1468 लाख लोग। इनमें से 80% से अधिक अनुसूचित जनजातियों से हैं, जिनमें मुख्य रूप से खासी समुदाय शामिल है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय जनजातीय एकरूपता काफी अधिक है। प्राकृतिक भूपरिदृश्य: यह क्षेत्र पहाड़ी और वनों से आच्छादित है तथा समृद्ध जैव विविधता से युक्त है। यहाँ की पहचान चूना पत्थर की गुफाओं, झरनों, पवित्र उपवनों और मानसून से पोषित नदियों से जुड़ी है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। साक्षरता दर: लगभग 84%, जो भारत के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक में से एक है। शिलोंग और इसके आसपास कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं, जिससे यह पूर्वोत्तर भारत का शिक्षा केंद्र बन गया है। धार्मिक संरचना: अधिकांश लोग ईसाई (95% हैं), विशेषकर शहरी और शिक्षित खासी समुदायों में। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी नियाम खासी या नियाम त्रे जैसे परंपरागत आदिवासी धर्म प्रचलित हैं, जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित हैं। बोली जाने वाली भाषाएं: खासी ऑस्ट्रोएशियाटिक मूल की भाषा, जिसमें समृद्ध मौखिक परंपरा है। अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा में व्यापक रूप से प्रयुक्त। हिंदी भी कस्बों और व्यापारिक केंद्रों में समझी और बोली जाती है। KHADC की भूमिका और अधिकार क्षेत्र: KHADC को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय जीवन को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित परंपरागत कानूनों का संचालन, मातृवंशीय कुल व्यवस्था, संपत्ति और वंश मां की ओर से चलता है, भूमि अधिकारों और सामुदायिक भूमि प्रबंधन का संचालन, वन संरक्षण, जैव विविधता और पवित्र उपवनों की निगरानी, डोरबार शनोंग्स ग्राम सभाओं के माध्यम से पारंपरिक ग्राम प्रशासन, व्यापार अनुज्ञापत्र जारी करना, बाजारों का नियमन और स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन, खासी भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। हालांकि KHADC को किसी राज्य विधानसभा की तरह पूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी यह परंपरागत शासन और सांस्कृतिक संरक्षण में एक मजबूत भूमिका निभाता है। महत्व: KHADC भारतीय संघ के भीतर खासी लोगों की विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह पारंपरिक शासन संरचनाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करता है, जबकि आधुनिक प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों के साथ तालमेल भी बैठाता है। KHADC को भारत के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में स्वदेशी स्वशासन का प्रतीक माना जाता है, जो परंपरागत कानून, जनजातीय अधिकार और स्थानीय लोकतंत्र का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है।
जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद JHADC मेघालय 1964 में खासी जयंतिया ADC से अलग होकर गठित 1972 के बाद संचालन में आया। स्थान और अधिकार क्षेत्र जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद JHADC मेघालय की 3 स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कार्य करती है। इसे 1964 में खासी जयंतिया ADC से जयंतिया क्षेत्र को अलग करके स्थापित किया गया था और यह 1972 में मेघालय के राज्य बनने के बाद पूर्ण रूप से कार्यात्मक हो गया। JHADC मेघालय के पूर्वी क्षेत्र का प्रशासन करती है, मुख्य रूप से निम्न जिलों को कवर करती है। ईस्ट जयंतिया हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स, इन जिलों की सीमाएं निम्नलिखित से मिलती हैं। उत्तर में असम, दक्षिण में बांग्लादेश। मुख्यालय JHIDC का मुख्यालय जोवाई में स्थित है, जो एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। पारंपरिक पनार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और वंशीय गतिविधियों का केंद्र, क्षेत्रीय व्यापार और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र। क्षेत्रफल लगभग 3819 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जनसंख्या 2011 जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 395,124। लगभग 94% जनसंख्या जनजातीय है, जिनमें मुख्य रूप से जयंतिया पनार समुदाय के लोग शामिल हैं। अन्य समुदायों में वार और भोई उपजनजातियां शामिल हैं। जनसंख्या छोटे छोटे गांवों, ऊंची पहाड़ियों और निचले वन क्षेत्रों में बसी हुई है। साक्षरता दर लगभग 76%, जो यह दर्शाता है कि जनजातीय समुदायों में शिक्षा को लेकर जागरूकता है। धार्मिक संरचना अधिकांश लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। विशेषकर शहरी और शिक्षित पनार समुदाय में एक महत्वपूर्ण संख्या में लोग आज भी न्यामत्रे नामक परंपरागत आदिवासी धर्म का पालन करते हैं, जो पूर्वजों की पूजा, प्राकृतिक आत्माओं और वंशीय अनुष्ठानों पर आधारित है। बोली जाने वाली भाषाएं पनार जयंतिया भाषा, मुख्य स्थानीय भाषा खासी बोलियां वार और भोई जनजातियों में अंग्रेजी और हिंदी, प्रशासन और शिक्षा में प्रयुक्त बांग्ला और असमिया की थोड़ी बहुत समझ सीमा क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्थिक गतिविधियां जयंतिया हिल्स क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः संसाधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। प्रमुख आर्थिक गतिविधियां चूना पत्थर खनन मेघालय में सबसे बड़े खनन क्षेत्रों में से एक। सुपारी, अरेका नट की खेती प्रमुख कृषि कार्य, बांस और झाड़ू घास की खेती छोटे पैमाने पर व्यापार और बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती व्यापार। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लेकिन खनन के कारण पर्यावरणीय क्षरण भी एक चुनौती है। सांस्कृतिक और प्रशासनिक शासन JHADC एक ऐसा तंत्र अपनाता है जो परंपरा और संविधान दोनों का संतुलन बनाकर चलता है। यह वंशीय संस्थाओं को प्रशासनिक ढांचे में सम्मिलित करता है। मुख्य कार्य सीम, सायम और डोलोई जैसे परंपरागत मुखियाओं के साथ सहयोग करना, जो विशेष क्षेत्रों या कुलों के संरक्षक होते हैं। परंपरागत कानूनों का विनियमन, विशेष रूप से विवाह और तलाक, भूमि उत्तराधिकार और वितरण, मातृवंशीय कुलों में उत्तराधिकार व्यवस्था, पवित्र उपवनों लॉ किंतांग और सामुदायिक वनों का संरक्षण, जयंतिया संस्कृति, त्योहारों और विरासत का संरक्षण और संवर्धन, ग्राम बाजारों, भवन अनुमति और व्यापार लाइसेंस की निगरानी। हालांकि राज्य विधानसभा की तुलना में इसकी वित्तीय और विधायी शक्तियां सीमित हैं, फिर भी यह परिषद सांस्कृतिक और न्यायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि कुछ प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी है, फिर भी JHADC की कार्यप्रणाली सक्रिय और निरंतर है तथा यह परंपरागत संस्थाओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखती है। महत्व जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद विशेष रूप से पनार जयंतिया समुदाय के लिए जनजातीय पहचान की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करता है, जबकि प्राचीन वंशीय परंपराओं को भी संरक्षित करता है। परंपरागत मुखियाओं और आधुनिक राज्य प्रणाली के बीच एक सेतु का कार्य करता है। खनन और कृषि जैसे आर्थिक विकास को संस्कृति संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करता है। JHADC आज भी स्वदेशी शासन का एक मजबूत स्तंभ है, जो मेघालय के सबसे पुराने जनजातीय समुदायों में से एक की अधिकारों और पहचान को सशक्त करता है। चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADC मिजोरम, स्थापना 1972, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। स्थान और भौगोलिक संदर्भ चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADC
मिजोरम के दक्षिण पश्चिमी भाग में लोंगतलाई जिले के अंतर्गत स्थित है। यह क्षेत्र बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है, विशेष रूप से चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स के पश्चिम में। यह मिजोरम की 3 स्वायत्त जिला परिषदों में सबसे छोटी है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। मुख्यालय सीएडीसी का प्रशासनिक केंद्र कमला नगर है, जो थेगा नदी के पास स्थित एक छोटा नगर है। क्षेत्रफल सीएडीसी के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 686 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 जनगणना। कुल जनसंख्या लगभग 62,094। अधिकांश जनसंख्या चकमा जनजाति की है, जो एक तिब्बती बर्मी भाषी बौद्ध समुदाय है, जिनकी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ें बांग्ला और पाली परंपराओं से जुड़ी हैं। जातीय पहचान। माना जाता है कि चकमा समुदाय मूल रूप से चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, से संबंधित है। उन्होंने उपनिवेश काल और विभाजन के बाद के दौर में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की ओर प्रवास किया। इन्हें मिजोरम में अनुसूचित जनजाति स्केड्यूल्ड ट्राइब के रूप में मान्यता प्राप्त है। धर्म लगभग 95% चकमा जनसंख्या थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करती है। बौद्ध विहार, मठ सामुदायिक जीवन का केंद्र होते हैं और धार्मिक शिक्षा सीएडीसी की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रमुख भाग है। बोली जाने वाली भाषाएं। चकमा भाषा यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें बांग्ला, असमिया और पाली भाषाओं से समानताएं हैं। इसे चकमा लिपि आज्झापैत में लिखा जाता है। शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक शिक्षा चकमा और अंग्रेजी में दी जाती है। उच्च स्तरों पर अंग्रेजी और मिजो को शामिल किया जाता है, हालांकि साक्षरता में अभी भी अंतर है। प्रमुख आर्थिक गतिविधियां। चकमा समुदाय की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित और जीविकोपार्जन पर केंद्रित है। प्रमुख गतिविधियां हैं झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, मछली पालन विशेषकर थेगा जैसी नदियों में, हस्तशिल्प और पुनाई, सीमित पैमाने पर सीमा पार व्यापार, बांग्लादेश के साथ पहले अनौपचारिक रूप से अब सीमित, बागवानी और बांस आधारित उद्योगों में रुचि बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी भी कमजोर है। शासन एवं प्रशासनिक शक्तियां। सीएडीसी को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता प्राप्त है, जो इसे जनजातीय मामलों में कई अधिकार देती है। इसके विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों में शामिल हैं भूमि और वन संसाधनों का प्रबंधन, बौद्ध मंदिरों और मठों का संचालन और संरक्षण, शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों का प्रशासन, स्थानीय बाजारों, व्यापार लाइसेंस और सामुदायिक ढांचों की देखरेख, चकमा पारंपरिक कानूनों का निर्माण और प्रवर्तन, विशेष रूप से विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और भूमि वितरण परंपरागत मानदंडों के अंतर्गत मामूली न्यायिक मामले। हालांकि सीएडीसी को सीमित स्वायत्तता प्राप्त है, फिर भी राज्य सरकार की निगरानी प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों जैसे कि पुलिस व्यवस्था, राज्य निधि आधारित विकास और बाहरी संबंधों पर बनी रहती है। वर्तमान नेतृत्व 2025 तक। मुख्य कार्यकारी सदस्य सीईएम रासिक मोहन, चकमा राजनीतिक दल मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ। इन्होंने मई 2023 में पद ग्रहण किया। वे एक अनुभवी नेता हैं जो बेहतर वित्तीय सहायता, स्थानीय रोजगार और चकमा पहचान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीएडीसी का महत्व। सीएडीसी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो चकमा जनजातीय पहचान, धर्म और सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करती है। यह भारत की बहुसांस्कृतिक संघीय संरचना का प्रतीक है, जो जातीय स्वशासन को राज्य ढांचे के भीतर अनुमति देता है। हालांकि सीएडीसी को विकास की कमी, जातीय तनाव और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी यह भारत के सबसे छोटे बौद्ध जनजातीय समुदायों में से एक के लिए स्वशासन का प्रतीक बना हुआ है। सीएडीसी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। सड़क और आधारभूत संरचना की कमी। मिजोरम के दक्षिणी क्षेत्रों में अन्य समुदायों के साथ जातीय तनाव, केंद्र और राज्य सरकारों से धनराशि मिलने में देरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और युवाओं का बाहरी पलायन। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद सीएडीसी एक स्थानीय स्तर की शासन संस्था के रूप में कार्य करता है, जो मिजोरम में चकमा लोगों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेई स्वायत्त जिला परिषद एलएडीसी। मिजोरम का हिंदी अनुवाद। लाई स्वायत्त जिला परिषद एलएडीसी मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 1972 में स्थापित। स्थान एवं भौगोलिक संदर्भ। लाई स्वायत्त जिला परिषद एलएडीसी मिजोरम के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, जो लोंगतलाई जिले के अंतर्गत आता है। यह भौगोलिक रूप से 2 अन्य स्वायत्त परिषदों के बीच स्थित है। पश्चिम में
चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADC, पूर्व में मारा स्वायत्त जिला परिषद MADC। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण है और इसमें कई जातीय समुदायों का प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्यालय LADC का प्रशासनिक मुख्यालय लॉन्गतलाई शहर में स्थित है, जो लॉन्गतलाई जिले की जिला राजधानी भी है। क्षेत्रफल LADC के अधिकार क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल लगभग 1538 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2008-2011 के अनुमान अनुसार अनुमानित जनसंख्या लगभग 73,620 जनसंख्या की दृष्टि से LADC भारत की छोटी स्वायत्त परिषदों में से एक है। हालांकि इसका सांस्कृतिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय संरचना, इस क्षेत्र का प्रमुख जातीय समुदाय लाई जनजाति है, जिन्हें स्थानीय रूप से पावीज भी कहा जाता है। यह एक तिब्बती बर्मी मूल की जनजाति है, जो चिन्ह जातीय समूह का हिस्सा मानी जाती है और जिनकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जड़ें म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों से जुड़ी हैं। धर्म, लाई समुदाय मुख्यतः ईसाई है, जिसमें बैपटिस्ट और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय प्रमुख हैं। बोली जाने वाली भाषाएं, लाई भाषा इस समुदाय की मातृभाषा है। अंग्रेजी और मिजो भाषाओं का प्रयोग प्रशासन और शिक्षा में होता है। जहां लाई भाषा सांस्कृतिक पहचान की भाषा है, वहीं मिजो भाषा राज्य की संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। आर्थिक गतिविधियां और आजीविका, LADC की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है और इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, पर्वतीय इलाकों में की जाती है। अदरक की खेती एक महत्वपूर्ण नकदी फसल। झाड़ू, बूंग की खेती ग्रामीण जीवन यापन में सहायक। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास सीमित है और अधिकांश आर्थिक गतिविधियां जीविका आधारित हैं। प्रशासन और स्वायत्तता, LADC भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त जिला परिषद के रूप में कार्य करता है, जिसे लाई समुदाय के स्थानीय मामलों के संचालन का अधिकार प्राप्त है। इसकी संरचना में विधायी एवं कार्यकारी निकाय दोनों शामिल हैं। प्रमुख अधिकार और प्रशासनिक क्षेत्र, लाई संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, परंपरागत कानूनों और सामाजिक प्रथाओं का नियमन, वनों के उपयोग और सामुदायिक भूमि अधिकारों पर नियंत्रण, ग्राम परिषदों की नियुक्ति और पर्यवेक्षण, समुदाय में धार्मिक स्वतंत्रता और प्रथाओं की सुरक्षा। LADC का योगदान ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक स्थिति 2025 तक मिजो नेशनल फ्रंट MNF इस परिषद की राजनीतिक सत्ता में है। वर्तमान मुख्य कार्यकारी सदस्य CEM का नाम 2025 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। LADC का महत्व, LADC एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्थान है जो लाई समुदाय की जातीय स्वशासन प्रणाली को कायम रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी संस्कृति, भाषा और स्थानीय प्रशासनिक ढांचा सुरक्षित और जीवंत बना रहे। अपनी कम जनसंख्या और दूरस्थ स्थान के बावजूद यह परिषद जनजातीय स्वायत्तता, धार्मिक सौहार्द और स्थानीय सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली उदाहरण बनी हुई है। मारा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल MADC, मिजोरम का हिंदी में पूर्ण अनुवाद मारा स्वायत्त जिला परिषद MADC। मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वर्ष 1972 में स्थापित स्थान और भौगोलिक संदर्भ। मारा स्वायत्त जिला परिषद MADC मिजोरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और सियाहा जिले के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्र पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, जिससे यह राज्य के सबसे दुर्गम और कठिन भूभागों में से एक बन जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ी भू आकृति, घने जंगलों और बिखरे हुए गांवों से युक्त है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, विशेषकर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित होने के कारण। मुख्यालय MADC का प्रशासनिक मुख्यालय सियाहा शहर है, जो सियाहा जिले की राजधानी भी है। क्षेत्रफल MADC के अधिकार क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 1418 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 56,366। यह संख्या इसे भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले स्वायत्त जिला परिषदों में से एक बनाती है। यद्यपि यह सांस्कृतिक और जातीय दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है। जातीय संरचना, इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति मारा जनजाति है, जिसे पहले लखेर के नाम से जाना जाता था। मारा लोग तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार के चिन्ह जोमी समूह से संबंधित हैं। इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध म्यांमार और उत्तर पूर्व भारत की अन्य चिन्ह जनजातियों से है। धर्म
मारा जनजाति की लगभग 100% जनसंख्या ईसाई है, जिसमें प्रमुख रूप से बैप्टिस्ट संप्रदाय के अनुयायी हैं। चर्च समुदाय जीवन का केंद्र है और रविवार स्कूल तथा बाइबल शिक्षा का विशेष महत्व है। बोली जाने वाली भाषाएं, मारा भाषा घरेलू और सांस्कृतिक वार्तालाप की प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी और मिजो भाषा का उपयोग शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। आर्थिक जीवन और आजीविका, मारा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था गुजर बसर आधारित सबसिस्टेंस बेस्ड है और यहां आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी है। प्रमुख आजीविका के साधन हैं झूम खेती, स्थानांतरण कृषि बुनाई, विशेषकर महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर सीमित व्यापार, मुख्यतः गांवों और सीमा क्षेत्रों में बाजार तक सीमित पहुंच, यद्यपि सरकार की कुछ सहायता योजनाएं क्रियाशील हैं। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और प्रशासन, एमएडीसी का एक मुख्य उद्देश्य मारा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देना है। इसके कार्यों में शामिल हैं मारा भाषा और साहित्य की सुरक्षा और संवर्धन, ग्राम स्तरीय प्रशासन व्यवस्था का संचालन, सामुदायिक भूमि उपयोग और परंपरागत भूमि अधिकारों का विनियमन, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की निगरानी, युवाओं को सशक्त बनाने के कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा जागरूकता और खेलकूद, प्रशासनिक ढांचा और अधिकार। एमएडीसी भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कार्य करता है, जो इसे निम्न क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता प्रदान करता है: स्थानीय कानून निर्माण, शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों का संचालन, भूमि और वन प्रबंधन, ग्राम प्रशासन, सामाजिक कल्याण और पारंपरिक कानूनों का प्रवर्तन। हालांकि एमएडीसी को कुछ विधान और कार्यपालिका संबंधी स्वायत्तता प्राप्त है, फिर भी मिजोरम राज्य सरकार को पुलिस, राजस्व और बाह्य मामलों जैसे बड़े विषयों पर अधिकार प्राप्त हैं। राजनीतिक स्थिति 2025 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबद्ध परिषद वर्तमान में एमएडीसी का संचालन कर रही है। हालांकि मुख्य कार्यकारी सदस्य सीएम का नाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है या व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं हुआ है। एमएडीसी का महत्व, एमएडीसी मारा समुदाय के लिए आत्मशासन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह भारत की बहुजातीय संघीय संरचना का प्रतिबिंब है, जो एक छोटे लेकिन अनोखे आदिवासी समुदाय को स्थानीय स्तर की स्वायत्तता प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एमएडीसी भारत के उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों के लिए जातीय स्वशासन का एक मॉडल बना हुआ है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीटीएडीसी का विस्तृत हिंदी अनुवाद: त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, टीटीएडीसी, त्रिपुरा, स्थापना 1982। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 1985 में शामिल भौगोलिक दायरा और स्थान। टीटीएडीसी लगभग 7,133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% है। इस विशाल क्षेत्रफल के बावजूद यह क्षेत्र राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 1/3 को ही आवास प्रदान करता है। यह परिषद राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों को कवर करता है। इस क्षेत्र में पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और आदिवासी गांव शामिल हैं और यह राज्य की स्वदेशी जनजातियों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यालय: इसका प्रशासनिक मुख्यालय खुमुलवंग में स्थित है, जो राजधानी अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी जनगणना 2011। टीटीएडीसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 12.1 लाख, मुख्यतः आदिवासी। त्रिपुरा की कुल जनसंख्या लगभग 36 लाख। परिषद क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है, जो इस क्षेत्र की जंगलों और ग्रामीण प्रकृति को दर्शाता है। जनजातीय संरचना: टीटीएडीसी में कई स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रमुख हैं त्रिपुरी टिपरा, सबसे बड़ी जनजाति रियांग, ब्रे, जमातियां हालम, चकमा, मिजो। इसके अलावा कई अन्य छोटी जनजातियां भी इस क्षेत्र में निवास करती हैं। धर्म एवं संस्कृति: धार्मिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विविध है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म विभिन्न जनजातियों में प्रचलित हैं। परिषद आदिवासी त्योहारों, परंपराओं, विरासत और पारंपरिक शासन प्रणाली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषाएं: कोकबोरोक आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा। अन्य भाषाएं: बांग्ला, व्यापक संवाद और शिक्षा में प्रयुक्त चकमा। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न आदिवासी बोलियां, विविध भाषाई पृष्ठभूमियों को देखते हुए बहुभाषी शिक्षा प्रणाली आवश्यक है।
साक्षरता और शिक्षा। टीटीएडीसी क्षेत्र की साक्षरता दर लगभग 79%। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में शैक्षणिक चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और परिषद की पहल से सुधार हो रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं के साथ साथ बांग्ला और अंग्रेजी में प्रदान की जाती है। स्वायत्तता और अधिकार। टीटीएडीसी संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शासित है, जो इसे आदिवासी क्षेत्रों में विधायी, कार्यकारी और सीमित न्यायिक अधिकार प्रदान करता है। मुख्य कार्य और अधिकार: भूमि और वन प्रबंधन, आदिवासी भूमि अधिकारों और पारंपरिक वन उपयोग का संरक्षण, परंपरागत कानून और संस्कृति, विवाह, विरासत आदि पर आधारित आदिवासी रिवाजों का संरक्षण, शिक्षा और कल्याण, प्राथमिक विद्यालय संचालन, छात्रवृत्ति और सामाजिक उत्थान योजनाएं, स्वास्थ्य और पोषण, जनजाति केंद्रित स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन, बाजार और व्यापार नियंत्रण, स्थानीय बाजार, लाइसेंस और सहकारी समितियों की निगरानी, ग्राम प्रशासन, आदिवासी ग्राम परिषदों वीसीज का समर्थन और मान्यता टीटीएडीसी में होता है। अपनी विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक कार्यकारी समिति जिसका नेतृत्व करता है मुख्य कार्यकारी सदस्य, सीईएम, सीमित न्यायिक शक्तियां जो परंपरागत आदिवासी कानूनों और छोटे नागरिक मामलों पर लागू होती है। नेतृत्व 2025 तक। मुख्य कार्यकारी सदस्य सीएम, पूर्ण चंद्र जमातिया राजनीतिक दल, टीपारामोथा, टिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। टीपारामोथा वर्तमान में टीटीएडीसी में प्रमुख शक्ति है और यह ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के तहत अधिक स्वायत्तता और आदिवासी अधिकारों की वकालत कर रही है। यह भारत के भीतर एक प्रस्तावित क्षेत्र है जो टिपरासा स्वदेशी त्रिपुरी लोगों को अधिक संवैधानिक अधिकार और सम्मान देने की दिशा में है। हालिया सामाजिक और राजनीतिक महत्व। टीटीएडीसी अब आदिवासी सशक्तिकरण और शासन का केंद्रीय संस्थान बन चुका है। यह परिषद स्थानीय लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में कार्य करती है जो आदिवासी स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती है। ग्रेटर टिपरालैंड आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और यह मांग करता है संवैधानिक संरक्षण, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता, राष्ट्रीय नीति निर्माण में प्रतिनिधित्व। टीटीएडीसी का महत्व: भूमि हथियाने और सांस्कृतिक क्षरण के विरुद्ध संरक्षक के रूप में कार्य करता है। विकास योजनाओं में आदिवासी आवाज को शामिल करता है। यह भारत की संघीय व्यवस्था के तहत विकेंद्रीकृत शासन का आदर्श मॉडल है। त्रिपुरा की पहाड़ियों में सांस्कृतिक समरसता, पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करता है। और अब यह है पूर्वोत्तर भारत के गैर षष्ठ अनुसूची स्वायत्त परिषदों का एक और समूह। भारतीय संविधान की षष्ठ अनुसूची के अंतर्गत कार्यरत 10 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वायत्त जिला परिषदों एडीसीज के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में गैर षष्ठ अनुसूची स्वायत्त परिषदों और पारंपरिक जनजातीय शासन संस्थाओं का भी एक विविधतापूर्ण तंत्र मौजूद है। इन परिषदों का निर्माण उन विशेष जनजातीय और जातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के उत्तर में किया गया है जो षष्ठ अनुसूची के दायरे में नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्हें स्वशासन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय विकास के लिए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। हालांकि ये निकाय संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी ये कानूनी, स्टैट्यूटरी या पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिनका गठन राज्य, विधान, कार्यकारी आदेशों या रूढ़िवादी जनजातीय कानूनों के माध्यम से हुआ है। ये संस्थाएं आज भी जनजातीय पहचान, आत्मशासन और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में कार्य कर रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अधिक स्वायत्तता की मांग बनी हुई है। 1. असम की विधायी स्वायत्त परिषदें। असम, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक जातीय रूप से अत्यधिक विविध राज्य है, ने गैर षष्ठ अनुसूची स्वायत्त परिषदों का एक अनोखा नेटवर्क विकसित किया है। इन परिषदों का गठन राज्य विधान के तहत किया गया है, जिससे राभा, मिसिंग, टिवा, देओरी, सोनोवाल, कछारी और अन्य समुदायों को सशक्त किया जा सके। हालांकि ये परिषदें संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सांस्कृतिक मान्यता और विकासात्मक योजना के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनका कार्यक्षेत्र निम्नलिखित होता है: सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं सुझाना, जनजातीय भाषा, संस्कृति और उत्सवों को बढ़ावा देना, कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, भूमि उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना पर सुझाव देना। इनकी शक्तियां केवल सलाहकार और विकासात्मक भूमिकाओं तक सीमित हैं। इन्हें कानून बनाने, कर वसूलने या न्यायालय चलाने का अधिकार नहीं होता।
असम की प्रमुख गैर षष्ठ अनुसूची परिषदें 1. राभा हासोंग स्वायत्त परिषद असम कामरूप और गोलपाड़ा जिलों में कार्यरत यह परिषद राभा समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय विकास योजनाओं को लागू करने में सहायक है। 2. टिवा लालुंग स्वायत्त परिषद असम मोरीगांव और नगांव जैसे जिलों में टिवा समुदाय की सेवा करने वाली यह परिषद ग्राम प्रशासन, कृषि सहायता, पारंपरिक उत्सव और समुदाय आधारित परियोजनाओं को संभालती है। 3. मिसिंग स्वायत्त परिषद असम धेमाजी, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जैसे नदी किनारे क्षेत्रों में बसी मिसिंग जनजाति के लिए यह परिषद आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास कार्यों पर केंद्रित है। 4. सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद असम डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया क्षेत्रों में सोनोवाल कच्छारी जनजाति के लिए गठित यह परिषद शिक्षा, युवाओं के लिए कौशल विकास, पारंपरिक खेल कला को बढ़ावा देती है। 5. देओरी स्वायत्त परिषद असम लखीमपुर और धेमाजी जिलों में निवास करने वाले देओरी समुदाय के लिए यह परिषद स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी संरचना विकसित करने, लोकगीत संस्कृति और उत्सवों को संरक्षित करने पर ध्यान देती है। 6. थेंगल कचारी स्वायत्त परिषद असम जोरहाट और गोलाघाट में स्थित थेंगल कचारी समुदाय की यह परिषद साक्षरता अभियान, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, स्थानीय रोजगार योजनाएं और पारंपरिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। 7. मातक स्वायत्त परिषद प्रस्तावित असम 2020 में प्रस्तावित यह परिषद मातक समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से अहोम विद्रोह से जुड़ा रहा है की पहचान और स्वशासन की मांगों को संबोधित करने हेतु बनाई जा रही है। 8. मोरान स्वायत्त परिषद प्रस्तावित असम मोरान समुदाय के लिए प्रस्तावित यह परिषद शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। 2. मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रीय समितियां और स्वायत्त जिला परिषदें मणिपुर में 1971 के मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र जिला परिषद अधिनियम के तहत 6 स्वायत्त जिला परिषदों एडीसीज का गठन किया गया है। ये षष्ठ अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन पहाड़ी जनजातीय जिलों में स्थानीय प्रशासन और जनजातीय विकास के लिए प्रमुख संस्थाएं हैं। इनकी भूमिका ग्रामीण विकास की निगरानी, शैक्षणिक योजना और प्रशासन, कृषि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, जनजातीय मामलों के विभागों के साथ समन्वय। हालांकि ये एडीसीज केवल सीमित शक्तियों के साथ कार्य करती हैं, फिर भी ये राज्य प्रशासन और जनजातीय समुदायों के बीच सेतु का कार्य करती हैं। मणिपुर की मौजूदा पहाड़ी एडीसीज 9. चुराचांदपुर स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर जोमी और पैते जनजातियों की सेवा में लगी यह परिषद सार्वजनिक सुविधाओं, ग्राम विकास, जल आपूर्ति और सरकारी कल्याण विभागों के साथ समन्वय में कार्यरत है। जोमी काउंसिल एक गैर सशस्त्र आदिवासी संगठन है जो मणिपुर के चुराचांदपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में जोमी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य जोमी पहचान को बनाए रखना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना और आदिवासी अधिकारों की वकालत करना है। हालांकि यह कोई स्वायत्त जिला परिषद नहीं है और इसका किसी उग्रवादी समूह से कोई संबंध नहीं है। 10. सदर हिल्स स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर कांगपोकपी जिला में स्थित यह परिषद मुख्य रूप से कुकी जोमी जनजातीय समुदायों की सेवा करती है। इसे मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र जिला परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित किया गया था। यह परिषद स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है। हालांकि इसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह स्थानीय शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अधिक स्वायत्तता या छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की पुरानी मांगों का प्रतिनिधित्व करती है। 11. सेनापति स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर नागा जनजातियों के लिए कार्यरत यह परिषद शिक्षा, कृषि सहायता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरागत रीति रिवाजों को संरक्षित करने का कार्य करती है। 12. तमेंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर जेलियांगरोंग नागा समुदाय के लिए यह परिषद दूरस्थ गांवों में अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य अभियान और पारंपरिक भूमि संरक्षण में सक्रिय है। 13. उखरूल स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर तांगखुल नागाओं के लिए यह परिषद स्थानीय योजना, पारंपरिक कला का संरक्षण और युवाओं के लिए व्यावसायिक केंद्र चलाने का कार्य करती है। 14. चंदेल स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर लमकांग नागा और कुकी जनजातियों के क्षेत्र में स्कूल निर्माण, पोषण कार्यक्रम और पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रचार में यह परिषद सक्रिय है। 3. ब्रू स्वायत्त जिला परिषद प्रस्तावित
त्रिपुरा 2020 के ब्रू रिंग पुनर्वास समझौते के बाद त्रिपुरा सरकार ने ब्रू स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रस्ताव दिया। यह परिषद मूल रूप से मिजोरम से विस्थापित ब्रू रिंग जनजाति को स्वशासन और पुनर्वास का अवसर देगी। इस प्रस्तावित परिषद का कार्य पुनर्वास और भूमि अधिकार सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका योजनाओं को लागू करना, रिंग संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण करना। यह परिषद उत्तर त्रिपुरा और धलाई जिलों में लागू की जाएगी। प्रमुख अंतर का सारांश षष्ठ अनुसूची की परिषदें संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत स्थापित विधायी, न्यायिक और राजस्व संग्रह की शक्तियां जनजातीय भूमि, जंगल और स्थानीय कानूनों का प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों से वित्तीय सहायता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय अदालतों के साथ कार्यरत गैर षष्ठ अनुसूची परिषदें राज्य कानूनों या कार्यकारी आदेशों के तहत गठित कानून बनाने या न्यायालय चलाने की शक्ति नहीं, केवल विकासात्मक, सांस्कृतिक और सलाहकार भूमिका पूर्ण रूप से राज्य सरकार के वित्त पर निर्भर विशेष जनजातीय समुदायों या क्षेत्रों की सेवा में। निष्कर्ष, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में मौजूद ये 15 गैर षष्ठ अनुसूची स्वायत्त परिषदें पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय शासन की जटिलता और समृद्ध विविधता को दर्शाती हैं। ये यह दिखाती हैं कि राज्य सरकारें कैसे जातीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय विकास को विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास करती हैं। हालांकि इन परिषदों को षष्ठ अनुसूची जैसी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, फिर भी ये स्थानीय शासन, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और नीति कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस क्षेत्र में जहां जातीय विविधता, ऐतिहासिक असंतोष और स्वायत्तता की आकांक्षाएं गहराई से मौजूद हैं, वहां ये परिषदें समावेशी शासन के मार्ग के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन इन परिषदों को संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और अधिक शक्तियों की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय आत्मशासन का भविष्य अभी निर्माण के दौर में है। 4. नागालैंड की पारंपरिक जनजातीय शासन व्यवस्था नागालैंड में एक विशिष्ट और गहराई से जमी हुई जनजातीय स्वशासन प्रणाली है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत संचालित होती है। यह अनुच्छेद नागा रीति रिवाजों, कानूनों, भूमि प्रथाओं और पारंपरिक संस्थाओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। मौजूदा जनजातीय शासन संस्थाएं: 1. गांव परिषदें, विलेज काउंसिल्स, नागालैंड ग्राम एवं क्षेत्र परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत स्थापित। ये परिषदें ग्राम स्तर पर प्रशासन और विवाद निपटारे की इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। प्रत्येक मान्यता प्राप्त गांव में एक परिषद होती है, जिसमें आमतौर पर चुने हुए सदस्य, बुजुर्ग और सम्मानित लोग शामिल होते हैं। इनकी जिम्मेदारियां होती हैं: भूमि का वितरण और प्रबंधन, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा, पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार स्थानीय विकास कार्यों, विद्यालयों, स्वच्छता आदि की निगरानी। ये परिषदें कानूनी रूप से सशक्त हैं और इनके निर्णय गांव स्तर पर बाध्यकारी होते हैं। 2. जनजातीय हो ट्राइबल होहोस, जनजातीय महासंघ। ये हर नागा जनजाति जैसे एओ हो एंगमी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। ये निम्नलिखित कार्य करते हैं: जनजातीय समन्वय, सांस्कृतिक संरक्षण, जनजातीय एकता और सरकार के साथ बातचीत। ये सामाजिक और राजनीतिक मामलों में दबाव समूह और मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। भले ही इन्हें कानूनी मान्यता न हो, लेकिन ये संस्थाएं बहुत अधिक सामाजिक मान्यता रखती हैं। 3. पारंपरिक न्यायालय, कस्टमरी कोर्ट्स। ये जनजातीय बुजुर्गों या परिषदों द्वारा संचालित होते हैं। ये मामलों का निपटारा करते हैं। भूमि विवाद, पारिवारिक मुद्दे जैसे उत्तराधिकार, विवाह, तलाक आदि, छोटी चोरी या व्यक्तिगत विवाद, ये जनजातीय प्रथाओं और मौखिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। समग्र भूमिका: ये संस्थाएं भूमि, संस्कृति, धर्म और न्याय से जुड़े मामलों को पारंपरिक तरीकों से संचालित करती है। ये राज्य के कानूनों के साथ सह अस्तित्व में रहती है, लेकिन अधिकांश सामाजिक मामलों में पारंपरिक कानून को प्राथमिकता दी जाती है। ये मिलकर एक मजबूत जनजातीय शासन प्रणाली बनाते हैं, जिसे राज्य और समाज दोनों द्वारा सम्मान प्राप्त है। 5. अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय प्रशासनिक और पारंपरिक प्रणालियां। अरुणाचल प्रदेश में 25 से अधिक प्रमुख जनजातियां और कई उपजनजातियां निवास करती हैं।
जिनमें से प्रत्येक की अपनी पारंपरिक शासन प्रणाली और विवाद निपटान की व्यवस्था है। इन्हें राज्य प्रशासनिक इकाइयों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। मौजूदा ढांचे और संस्थाएं 1 पारंपरिक जनजातीय परिषदें, गांव बुरा और बुरी। लगभग हर गांव में गांव बुरा पुरुष बुजुर्ग और गांव बुरी महिला बुजुर्ग को सामुदायिक मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ये निम्नलिखित कार्य करते हैं: प्रशासनिक कार्यों में गांव का प्रतिनिधित्व, पारंपरिक न्यायालय चलाना, विवादों का समाधान करना, भूमि अभिलेख, जन्म मृत्यु पंजीकरण का प्रबंधन। ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन जनजातीय परंपरा में गहराई से जड़े होते हैं। 2 सामुदायिक आधारित परिषदें, कम्युनिटी बेस्ड काउंसिल्स। प्रत्येक जनजाति की अपनी बुजुर्ग परिषद या पारंपरिक संस्था होती है, जैसे आदि केबांग, एडी केबांग, निशी अरु काउंसिल, निशी अरु काउंसिल। ये संस्थाएं कार्य करती हैं सांस्कृतिक रक्षक के रूप में, स्थानीय मध्यस्थ और न्यायाधीश, नीतिगत सलाहकार। समुदाय स्तर पर 3 जिला स्तरीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जैसे जिलों में विशिष्ट जातीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। जनजातीय नेता उपायुक्तों, डीसीज और जिला परिषदों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। स्थानीय विकास योजनाओं पर, जनजातीय अधिकारों की रक्षा पर, सामुदायिक भूमि की सुरक्षा पर ये पूर्णतः प्रशासनिक जिले हैं, स्वायत्त परिषदें नहीं, लेकिन इनका संचालन मजबूत जनजातीय ढांचे के साथ होता है। कानूनी और सांस्कृतिक संरक्षण। अनुच्छेद 371H के अंतर्गत जनजातीय भूमि, पहचान और परंपराओं को सुरक्षा प्राप्त है। भूमि को बाहरी लोगों को बिना अनुमति हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। पारंपरिक विवाद निपटान प्रणाली और सांस्कृतिक त्योहारों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। सिक्किम जनजातीय शासन और संवैधानिक सुरक्षा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं, लेकिन अनुच्छेद 371F के तहत संरक्षित स्थान। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा और पहाड़ी राज्य है, जिसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत, चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम की प्रमुख जातीय जनजातियां 1 भूटिया तिब्बती मूल की जनजाति, 2 लेपचा सिक्किम की आदिवासी जनजाति, 3 गोरखा मुख्यतः नेपाली भाषी समुदाय जिनमें शामिल है अनुसूचित जनजातियां एसटी जैसे लिंबू, तामांग, राई, गुरून, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जातियां जैसे क्षेत्री, बाहुन, नेवार 1। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम की विशेष स्थिति। जब सिक्किम वर्ष 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना, तो इसे विशेष संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 371F के तहत प्राप्त हुए, जो निम्न की रक्षा करते हैं: परंपरागत कानून और भूमि स्वामित्व प्रणाली, सिक्किमी लोगों के अधिकार जो 1975 के विलय से पहले पंजीकृत थे। राज्य विधानसभा में जनजातीय प्रतिनिधित्व, भूटिया और लेपचा समुदायों की सांस्कृतिक, धार्मिक और परंपरागत प्रथाएं महत्वपूर्ण। सिक्किम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत नहीं आता। यहां कोई स्वायत्त जिला परिषद एडीसी नहीं है। 2 शासन मॉडल तत्व सिक्किम में स्थिति 6ठी अनुसूची, लागू नहीं स्वायत्त परिषदें, कोई एडीसी नहीं, परंपरागत कानून। अनुच्छेद 371F के तहत मान्यता प्राप्त जनजातीय प्रतिनिधित्व, हां भूटिया लेपचा के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें, न्यायिक शक्तियां। कोई जनजातीय अदालत नहीं, लेकिन परंपरागत कानूनों का सम्मान होता है। विकासात्मक भूमिका, सरकार एसटी ओबीसी कल्याण योजनाएं लागू करती हैं। 3 जनजातीय मान्यता और अनुसूचित जनजाति एसटी स्थिति। सिक्किम के कई गोरखा समुदायों को एसटी मान्यता मिल चुकी है या वे इसके लिए मांग कर रहे हैं। जनजाति एसटी स्थिति: लेपचा हां, भूटिया हां, तामांग हां, लिंबू हां, राई हां, गुरूंग हां, मगर नेवार आदि अभी नहीं। मांग जारी है। सिक्किम की जनजातीय नीति केंद्र सरकार की एसटी वर्गीकरण प्रणाली और राज्य स्तरीय कल्याण योजनाओं पर निर्भर करती है, न कि 6ठी अनुसूची के ढांचे पर। 4 सिक्किम 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्यों नहीं है? 6ठी अनुसूची विशेष रूप से आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम ने विशेष विलय समझौते के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और इसे अनुच्छेद 371F के तहत विशेष कानूनों और व्यवस्था के जरिए शासित किया जाता है। सिक्किमी पहचान की रक्षा एडीसीज के माध्यम से नहीं, बल्कि आरक्षित सीटों, भूमि कानूनों और परंपरागत सुरक्षा प्रथाओं के माध्यम से की जाती है। 5
सिक्किम की चुनौतियां और मांगें। कुछ गोरखा समुदाय निम्नलिखित की मांग कर रहे हैं और अधिक समुदायों को एसटी सूची में शामिल करना, विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित सीटें, अनुच्छेद 371F के तहत संरक्षण, भूटिया लेपचा की तरह। हालांकि वर्तमान में सिक्किम सरकार इन मुद्दों को राज्य नीति के माध्यम से ही नियंत्रित करती है, न कि स्वायत्त परिषदों के जरिए। निष्कर्ष, सिक्किम भारत में जनजातीय संरक्षण और शासन का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करता है। यह छठी अनुसूची के तहत नहीं आता, फिर भी यह अपने स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 371F के माध्यम से जनजातीय आरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण द्वारा परंपरागत कानूनों और भूमि अधिकारों की मान्यता द्वारा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत, जहां एडीसीज कार्यरत हैं, सिक्किम में जनजातीय मामलों का प्रबंधन राज्य की विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सीधे किया जाता है। इसका शासन मॉडल केंद्रीयकृत होते हुए भी संरक्षित है, जो जनजातीय पहचान और राज्य की एकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।